हेलो। बीए पार्ट 3 पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के विद्यार्थीगण, आज मैं आप लोगों को प्रिंसिपल्स ऑफ हायरार्की और स्केलर सिस्टम के बारे में बताने जा रहा हूं। प्रशासकीय संगठन के कई सिद्धांत हैं, जिसमें पद सोपान या क्रमिक प्रक्रिया का सिद्धांत महत्वपूर्ण है। प्रत्येक बड़े संगठन में इस बात की नितांत आवश्यकता है कि उसमें काम करने वाले अधिकारियों के पारस्परिक संबंधों का स्पष्ट ढंग से निर्धारण हो। वास्तव में जब बहुत से व्यक्ति कोई निश्चित उद्देश्य पूरा करने के लिए एक साथ काम करते हैं, तो यह प्रश्न उठ जाना स्वाभाविक है कि उनमें कौन बड़ा है और कौन छोटा, कौन आज्ञा देने वाला है और कौन आज्ञा का पालन करने वाला है। प्रशासकीय संगठन में भी यही बात होती है। यहां भी यह प्रश्न उठता है कि कौन प्रशासकीय अधिकारी बड़ा है और कौन छोटा है। प्रशासकीय संगठन की इसी समस्या के समाधान के लिए पद सोपान या क्रमिक प्रक्रिया के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। पद सोपान का शाब्दिक अर्थ है श्रेणीबद्ध प्रशासन। अंग्रेजी में इसे हायरार्की कहते हैं, जिसका मतलब है निम्नतर पर उच्चतर का शासन अथवा नियंत्रण। इस अर्थ में प्रत्येक उच्च अधिकारी अपने तात्कालिक अधीनस्थ कर्मचारियों को आज्ञा देता है। अधीनस्थ अधिकारी उन आज्ञाओं का पालन करते हैं। प्रशासकीय संगठन का रूप पिरामिड की तरह या पद सोपान की तरह है, जहां प्रत्येक पदासीन व्यक्ति अपने अधीनस्थ पर नियंत्रण रखता है। पद सोपान के अनुसार प्रशासकीय संगठन के कर्मचारियों को कई भागों में बांट दिया जाता है। प्रशासकीय संगठन के सबसे ऊपर अर्थात शिखर पर एक व्यक्ति होता है और उसके नीचे अनेक भाग होते हैं। प्रत्येक भाग के अधिकारी और कार्य निश्चित कर दिए जाते हैं। कार्य की प्रकृति एवं विस्तार के अनुसार उसके कई स्तर बना दिए जाते हैं। उनमें प्रत्येक अधीनस्थ व्यक्ति अपने से ऊपर के अधिकारी के प्रति उत्तरदायी होता है। इसी प्रकार उत्तरदायित्व क्रमिक स्तरों पर बटा रहता है। इस पद्धति में आज्ञाओं का सूत्र ऊपर से नीचे की ओर और दायित्व का नीचे से ऊपर की ओर चलता है। इसी कारण इसे क्रमिक प्रक्रिया का सिद्धांत भी कहा गया है। एल.डी. व्हाइट ने पद सोपान को परिभाषित करते हुए कहा है कि संगठन के ढांचे में ऊपर से नीचे तक उत्तरदायित्व के स्तरों द्वारा जब उच्च तथा अधीनस्थ जैसे संबंधों का व्यापक प्रयोग किया जाता है, तब वहां पद सोपान बन जाता है। प्रशासन में इस पद्धति की बड़ी आवश्यकता है। इस पद्धति के बिना प्रशासन में कार्यकुशलता नहीं लाई जा सकती। जिस प्रकार 2-3 सीढ़ियों को छोड़कर छलांग लगाते हुए चढ़ने से गिरने का भय रहता है और क्रम भी भंग हो जाता है, उसी प्रकार प्रशासन में भी नियंत्रण में आदेश देते समय तथा उत्तरदायित्व का निर्वाह करते समय क्रमिक रूप से ही कार्य किया जाना चाहिए। छलांग लगाने की आवश्यकता नहीं है। पत्र व्यवहार या आवेदन के समय भी उचित माध्यम
का सिद्धांत अपनाया जाता है। क्रम भंग होने से प्रशासन में खतरे की संभावना बनी रहती है। पद सोपान अथवा क्रमिक प्रक्रिया की पद्धति को चित्रित करने के लिए इस प्रकार इसकी चर्चा आवश्यक है। इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि सबसे शिखर पर प्रशासन का अध्यक्ष होता है। आदेश वहीं से नीचे की ओर उतरता है और उत्तरदायित्व ऊपर की ओर चढ़ता है। इस पद्धति को सही से जानने के लिए इसका क्रमिक वर्णन करना आवश्यक है। इसलिए हम लोग इसका क्रमिक रूप से चर्चा करेंगे। इस पद्धति के द्वारा संगठन के सभी कर्मचारियों का उत्तरदायित्व निश्चित कर दिया जाता है। ऐसा करने से प्रशासन में कार्यकुशलता की वृद्धि होती है। इस पद्धति द्वारा संगठन को विभिन्न स्तरों से बांटकर यह निश्चित कर दिया जाता है कि कौन किसके अधीन है। इस प्रकार उत्तरदायित्व की स्थापना करने में किसी प्रकार की भ्रांति नहीं रह जाती है। प्रसिद्ध विद्वान मूने ने भी पद सोपान के सिद्धांत को विश्व का सर्वमान्य सिद्धांत बताया है। इस सिद्धांत का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इसमें एकीकरण और पृथक्करण दोनों का समन्वय पाया जाता है। इस पद्धति से उचित मार्ग द्वारा के सिद्धांत की स्थापना होती है। इससे सर्वोच्च अधिकारी के समय की बचत होती है, जिससे प्रशासन में कार्यकुशलता की वृद्धि होती है। अनेक बातों का निर्णय सर्वोच्च अधिकारी की जानकारी के पहले ही हो जाती है। इस पद्धति में सर्वोच्च पदाधिकारी के नीचे के कई अधीनस्थ अधिकारी होते हैं और उनमें प्रत्येक को कुछ कम महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लेने का अधिकार होता है। ये बहुत से कार्यों के नीचे के अधिकारियों द्वारा ही संपन्न करा लिया जाता है तथा कुछ अधिक महत्वपूर्ण मामलों पर निर्णय लेने के लिए सर्वोच्च अधिकारी के पास भेजा जाता है। इस प्रकार सर्वोच्च अधिकारी को विषय के विस्तार में नहीं जाना पड़ता है। सोपान द्वारा संचार का भी मार्ग स्थापित होता है। संगठन के सभी कर्मचारी इस बात से पूर्ण परिचित होते हैं कि उन्हें किस तरीके से कार्य करना है, अर्थात किस प्रकार आगे बढ़ना है। प्रशासन में पद सोपान सूचना माध्यम का भी कार्य करता है। सर्वोच्च पदाधिकारी के लिए संभव नहीं है कि वह अपने सभी अधिकारों का प्रयोग अकेले करे, अतः वह अपनी कुछ शक्तियां अपने अधीनस्थ अधिकारियों को प्रदत्त कर देता है। ऐसी स्थिति में निम्न पदाधिकारियों का उस कार्य के लिए उच्च पदाधिकारी के प्रति उत्तरदायित्व स्थापित हो जाता है। इस प्रकार पद सोपान सत्ता तथा उत्तरदायित्व के प्रत्याधिकरण के सिद्धांत पर आधारित होता है। इससे प्रशासन में कार्यकुशलता बढ़ती है, क्योंकि किसी एक अधिकारी के पास अधिक काम का केंद्रीकरण नहीं होता है। इस सिद्धांत का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इस पद्धति में आदेश की एकता के सिद्धांत को पूर्ण मान्यता दी जाती है। एक प्रशासकीय कर्मचारी अपने तात्कालिक पदाधिकारी के अधीन ही कार्य करता है। पद्धति से केंद्र तथा संगठन के दूरस्थ विभागों में अच्छे ढंग से संबंध भी स्थापित किया जाता है। इस पद्धति से सब विभाग अच्छे ढंग से कार्य करने के लिए एक सूत्र में बंधे रहते हैं। इसमें मुख्य कार्यपालिका का संबंध प्रशासन के प्रत्येक स्तर के साथ जंजीर की कड़ियों के समान स्थापित हो जाता है। इस पद्धति में प्रत्येक कार्य एक निश्चित ढंग से होता है, अतः किसी भी अधिकारी की अवहेलना की संभावना नहीं रहती। प्रत्येक कर्मचारी यह जानना चाहता है
कि संगठन में क्या प्रस्ताव किए गए हैं तथा संगठन के विभिन्न विभागों में कौन कौन से काम हो रहे हैं। पद सोपान द्वारा इस बात का भी स्पष्टीकरण हो जाता है कि संगठन के विभिन्न पदों का पारस्परिक संबंध क्या है तथा किसे कितनी मात्रा में कार्य करना है। पद सोपान वह साधन है जिसमें स्रोतों का आनुपातिक प्रयोग किया जाता है, कर्मचारियों का चुनाव किया जाता है और उसके कार्य करने हेतु कार्य भी आवंटित किए जाते हैं। इससे परिवर्तन को गति प्राप्त होती है तथा उसकी समीक्षा भी की जाती है। तदुपरांत इसमें संशोधन भी किए जाते हैं। और पद सोपान की पद्धति के बहुत लाभ हैं। इस पद्धति में यह सुनिश्चित एवं स्पष्ट हो जाता है कि कौन किसके अधीन है और कौन किसको आदेश देगा। इससे संगठन के उद्देश्य की पूर्ति में बहुत सहायता मिलती है। इसलिए सैनिक और नागरिक दोनों प्रकार के संगठनों में इस पद्धति को सर्वत्र अपनाया गया है। मूने ने कहा है, पद सोपान सिद्धांत संगठन का एक सार्वभौमिक सिद्धांत है। यद्यपि यह माना जा सकता है कि बाह्य दृष्टि से नियामक आयोग, स्थानीय निकाय तथा अन्य स्वतंत्र प्रशासकीय निकाय किसी पद सोपान के अंग नहीं होते और इसलिए उन्हें इस नियम का अपवाद माना जा सकता है, फिर भी उसकी आंतरिक संरचना पद सोपान सिद्धांत के आधार पर ही संयोजित होती है। इस प्रकार हम लोगों ने पद सोपान के सिद्धांत तथा उसकी उपयोगिता की चर्चा की, परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि सिद्धांत में कोई दोष नहीं है तथा इस सिद्धांत की अपनी कोई समस्या नहीं है। इसकी अपनी कुछ समस्याएं भी हैं, इसमें कुछ दोष भी है जिसकी चर्चा भी आवश्यक है। इस सिद्धांत का सबसे बड़ा अवगुण यह है कि इसमें उच्च अधिकारी तथा अधीनस्थ कर्मचारी जैसे संबंध पैदा हो जाते हैं। प्रशासन में इस तरह के भेद की भावना से अनेक समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, जिससे प्रशासन के कार्य में बाधा उपस्थित होती है। इस सिद्धांत का कठोरता से पालन करने पर प्रशासकीय कार्यों के संपादन में देर होने का भय रहता है। उचित मार्ग द्वारा कार्यवाही संपन्न होने के कारण कार्य में देरी होती है और लाल फीताशाही का जन्म होता है। कार्य में इस कारण देर होती है कि प्रत्येक विषय को संगठन के प्रत्येक सीढ़ी पार करनी पड़ती है। इस पद्धति से जनता में प्रशासन के प्रति असंतोष की भावना जागृत होती है। संगठन का रूप अत्यधिक जटिल बन जाता है, जिससे सामान्य जनता उसे समझने में असमर्थ रहती है। केवल विशेषज्ञ ही इस जटिलता को समझ पाते हैं और इसके कारण वे इसका अनावश्यक रूप से लाभ उठाने की कोशिश करते हैं। पद सोपान के इन दोषों का यह अर्थ नहीं है कि सिद्धांत ही बेकार है। इस सिद्धांत के दोषों और समस्याओं से बचने के उपाय भी है। लोक प्रशासन के विद्वानों ने इसके लिए 2 उपायों का उल्लेख किया है। पद सोपान या क्रमिक प्रक्रिया के दोषों से मुक्ति पाने के लिए फेओल ने एक उपाय बताया है। उनके अनुसार पद सोपान की शक्ति का औपचारिक पंक्तियों में न होकर एक पुल बना देना चाहिए, जिससे एक विभाग के अधीनस्थ अधिकारी दूसरे विभाग के कर्मचारियों के साथ सीधा संपर्क स्थापित कर सके। अंतर विभागीय संबंध की स्थापना
से सुविधा हो जाती है और समय की भी बचत होती है। पद सोपान की कठिनाइयों को दूर करने के लिए दूसरा उपाय यह है कि हमेशा लघु मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि एक ही विभाग के दो अधिकारी अपने मध्यस्थ के द्वारा संबंध स्थापित नहीं करके सीधा संपर्क स्थापित कर सकते हैं, परंतु इसके लिए दो बातों का ख्याल रखना आवश्यक होगा। पहली बात यह है कि दोनों अधिकारियों के बीच जो वार्ता या निर्णय हो उसकी जानकारी मध्यस्थ अधिकारी को कभी नहीं होनी चाहिए। दूसरा, सीधा संपर्क स्थापित करते समय मध्यस्थ अधिकारी का पूरा विश्वास प्राप्त होना चाहिए। इस प्रकार सत्ता का उल्लंघन तथा हनन किए बिना ही लघु मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। ऐसा करने से पद सोपान की समस्या को हल किया जा सकता है और पद सोपान की व्यवस्था को बनाए रखा जा सकता है। वास्तव में पद सोपान संगठन की कार्य कुशलता स्थापित करने का एकमात्र साधन है। इसलिए संगठन के शीघ्र एवं कुशल कार्य संचालन के लिए सीधा संपर्क स्थापित करना उचित होगा। इस प्रकार पद सोपान पद्धति में कुछ दोष भी उजागर हुए हैं, परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि यह उपयोगी नहीं है। वर्तमान वैज्ञानिक युग में लोक प्रशासन के अध्ययन के लिए तथा किसी भी संगठन की व्यापकता को जानने के लिए तथा उसकी सफलता के लिए पद सोपान पद्धति को अपनाया जाना आवश्यक है, क्योंकि इसके निर्णय तथा इसके परिणाम बहुत हद तक सटीक एवं ठोस होते हैं। धन्यवाद।